वासोट्याचा इतिहास असा आहे की वासोट्यावर आलेला कैदी परत कधीच मागे गेलेला नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. नमस्कार, वेलकम टू डेस्टिनेशंस डायरीज। जिस फॉरेस्ट में मैं खड़ा हूँ ये है वासोटा फोर्ट का ट्रैक वाला रूट, और आज हम जाएंगे वासोटा फोर्ट के ट्रैक के लिए। वासोटा किला ये महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले में एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक फॉरेस्ट किला यानी ऐतिहासिक वन किला है। और यह जो किला है ये कोयना शिव सागर का जो जलाशय है, बैक वाटर है, उसके पश्चिम की ओर बना है। और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3700 फीट है। बेस में इंदवली से इसकी ऊंचाई 800 फीट है। सह्याद्री की मुख्य श्रृंखला और शिवसागर जलाशय के बीच का एक क्षेत्र घने जंगल वाला क्षेत्र है। वासोटा की दुर्गमता पूर्व में घने जंगल और पश्चिम में कोकण की ओर काटल द्वारा बढ़ा दी गई है। इस जंगल में टाइगर, भालू और अन्य जंगली जानवर रहते हैं। किले तक पहुंचने के लिए सातारा से होते हुए बामनोली गांव है एक छोटा, तो वहां जाना पड़ता है। और वहां से आपको जो बोट होता है, छोटा सा लॉन्चर या बोट, तो या नाव, तो इससे मेट इंदवली जो है बेस पॉइंट, एंट्री पॉइंट, वहाँ जाना पड़ता है। और ये गांव अभी बांध के कारण विस्थापित हो गया है। गांव से किले तक जाने के लिए आपको वेट करना पड़ता है। जहाँ से ये किले की चढ़ाई शुरू होती है वहाँ मारुति का मंदिर है। वासोटा किले के द्वार से इसके अवशेष ही दिखाई देते हैं। किले में प्रवेश करते ही सामने मारुति का मंदिर है और यहाँ से 3 मुख्य सड़कें जाती है। एक सीधा रास्ता किले की खंडरों की ओर जाता है। दाहिनी ओर यानी उत्तर की ओर रास्ता कलकाई की थाना की ओर जाता है और रास्ते में महादेव का मंदिर है। यहाँ से एक रास्ता बिच्छू के डंक के आकार की सीढ़ी की ओर जाता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अभी आज का ट्रैक। तो हमारा पिकअप पॉइंट जो था, ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये है FC फर्ग्यूसन कॉलेज का मेन एंट्रेंस। इस सिग्नल से जंगली महाराज रोड की तरफ जाते हैं। उस रास्ते पे स्टार वर्क्स के अपोजिट कॉर्नर पे सब लोग इकट्ठे हुए और हम मॉर्निंग में वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद सुबह फ्रेश होके नाश्ता वगैरह, जो कि मेनली पोहा होता है, कांदा पोहा, तो कांदा पोहा का नाश्ता वगैरह करके हम रेडी हो गए। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सैटरडे संडे ये कम्प्लीटली फुल होता है और रहने की तो कुछ ज़्यादा अरेंजमेंट्स नहीं है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे होटल्स वाले हैं वो ऐसे टेंट लगा के रखते हैं ताकि रात में आप आके थोड़ा सा आराम कर सके, क्योंकि सुबह यहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लोग प्रीफर करते हैं रात को मतलब थोड़ा अर्ली मॉर्निंग 2-3 बजे तक पहुँच के 1-2 घंटे आराम करते हैं। और कुछ लोग शाम को ही आ जाते हैं, तो टेंट में रुक के और सुबह यहाँ से ये जो देख रहे हैं आप, ऐसी बोट चलती है। और ये बोट का यहाँ से जो पूरा जर्नी है वो लगभग 1 घंटे का होता है, डिपेंड, क्योंकि बोट यहाँ ज़्यादा फास्ट नहीं भगाई जाती है, इसका स्पीड मीडियम होता है। तो सारे कलीग इकट्ठे बन के ऐसे हम थोड़ी सी मौज मजा करते हुए ट्रैक की, क्योंकि आगे चल के ट्रैक करना है तो उसके पहले थोड़ा सा एंजॉयमेंट करते हुए हम निकल पड़े अपने ट्रैक के सफ़र पे। थोड़ा सुबह सुबह का ठंड और इसके बीच वाला टाइम था, तो इसलिए पानी में से आपको दिख रही होगी छोटी सी स्टीम जैसा निकल रहा था। तो काफ़ी, वैसे रिसेंटली जो साइक्लोन हुआ है उसके कारण ठंड उतना नहीं था,
तो इसलिए थोड़ा प्लेजेंट लग रहा था। और चलते पानी में इतना वो क्लीन है कि इसमें जो पहाड़ है जो पीछे दिख रहे उसका प्रतिबिंब नीचे पानी में मस्त दिखाई दे रहा था। तो ये बोट से जाने में आपका काफ़ी समय जाता है, जाते वक्त भी और आते वक्त भी, लेकिन पहुंचने तक चारों तरफ जो है वो जो दृश्य है वो देखने लायक होता है। तो ये सनराइज़ है, बट थोड़ा बादल फॉग होने के कारण हम ज़्यादा देख नहीं पाए। तो सुबह सुबह एक दो ही बोट पहुंची थी, क्योंकि हम 6:30 आई थिंक 7 बजे के पहले वहाँ से निकल गए थे। तो इसलिए क्योंकि सैटरडे संडे बहुत भीड़ होता है, तो हम आए बाजू में और एक बोट, और हमारे पहले एक बोट, ऐसे 2-3 ही बोट पहुंची हुई थी। तो इसलिए हमें थोड़ा सा सुबह अच्छा टाइम मिलता है। तो ये जो किला है ये फॉरेस्ट के अंडर आता है, पूरा कंट्रोल उनका है। तो यहाँ एंट्री गेट पे आपका चेकिंग होता है, साथ में जितना भी प्लास्टिक आपने लेके आए हैं उसका वो एंट्री करके देते हैं। वापस आते वक्त वो प्लास्टिक का जितना भी सामान था वो वापस चेक किया जाता है। उसमें से कोई भी एक चीज़ भी अगर आप फेंक के आए हैं, छोड़ के आए हैं, मिसिंग है, तो आपको उसके लिए 500 रुपया फाइन होता है। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान में रखना है। और आगे जो अभी हम लाइन लगाएंगे, सामने जो ऑफिस है वहाँ पे आपको एंट्रीज फीस होती है। और ये फाइन लेते हुए हमने हमारे आंखों के सामने देखा है। अभी कोई नीचे से आ रहे थे तो उनको फाइन लगा है। अभी यहाँ पे जो हमारे ग्रुप ऑर्गेनाइज़र थे ऋषि या ऋषिकेश, तो वो इसी के बारे में मराठी में समझा रहे हैं कि जाते वक्त जो भी प्लास्टिक आप यहाँ पे एंट्री करेंगे वो वापस लेके आना है। ऊपर में वो छाछ, नींबू पानी बेचने वाले बोतल देते हैं, तो उनको अपना एम्प्टी बोतल देने का और उनका बोतल साथ में ले लेने का, या तो उसी अपनी एम्प्टी बोतल में जो भी आप ले रहे नींबू पानी वगैरह वो उसमें भर के लेना है, ताकि आपका जो लेके आने वाली जो बोतल है वो इक्वल होना चाहिए जो आपने एंट्री किया है। तो और ये काफ़ी अच्छा भी है, इसके वजह से यहाँ पे आप देखेंगे तो सब तरफ बिल्कुल क्लीनलीनेस नज़र आ रहा है। अभी ये सामने ऑफिस है जहाँ पे टोकन लेना होता है फॉरेस्ट का, एंट्री फीस देके, और फिर यहाँ से ये जो ऑफिस है इसमें से एक बार टोकन लेने के बाद अपना ट्रैक आगे चालू होता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि ये एक फॉरेस्ट के अंदर का किला है, तो चारों तरफ जो है बड़े बड़े पेड़ है और उस जंगल के बीच में से ये पैदल चलने के लिए रास्ता बना हुआ है। तो अभी जस्ट ये विंटर चल रहा है, तो सब तरफ हरियाली है। और आज तो ठंड नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो
वजह थी साइक्लोन की वजह से। लेकिन नॉर्मली अगर आएंगे आप नवंबर दिसंबर में तो काफ़ी ठंड होता है। तो ट्रैक के शुरुआत में थोड़ा सा आगे आने के बाद एक छोटा सा ये झरना क्रॉस करना होता है। अभी तो बारिश का मौसम ख़त्म हो गया है, इसलिए आसानी से हम क्रॉस कर सकते हैं। और इसके बाद और एक छोटा सा झरना आएगा, तो वहाँ पे हमें मंदिर दिखाई देता है। मतलब मंदिर के ऊपर छत वगैरह अभी नहीं है, लेकिन 2 मूर्ति है वहाँ पे, एक हनुमान जी की और गणेश जी की। तो वहाँ पे उनका दर्शन आशीर्वाद लेके फिर हम आगे का ट्रैक जारी रखेंगे। तो जैसे मैंने बताया, राइट साइड में आपका वो झरना दिख रहा होगा। तो ये क्रॉस करेंगे अभी, और इसके क्रॉसिंग के बाद जस्ट सामने ही कॉर्नर पे यहाँ पे वो 2 मूर्तियाँ, अभी मंदिर तो गिर चुका है, लेकिन ये 2 मूर्ति है, हनुमान जी की और गणेश जी की। तो यहाँ पे थोड़ा सा दर्शन वगैरह लेके थोड़ा रेस्ट करके फिर हम आगे के लिए चल पड़े। तो थोड़ी जो मंदिर की सीढ़ी होती है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हुआ कि पहले सीढ़ी के लिए हम नमन क्यों करते हैं, और मंदिर के एंट्री वाला जो दरवाज़ा होता है उस पे ऊपर भगवान गणेश जी की मूर्ति क्यों लगी होती है। तो ये चीज़ के बारे में बातचीत करके फिर से हम अपना आगे ट्रैक जारी रख के निकल गए। ये तो शुरुआत में कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये वासोटा किला, लेकिन जैसे ही ये अभी ख़त्म होता है आपका शुरुआती दौर, लगभग होगा एक 700-800 मीटर, तो वहाँ से लेके जो खड़ी चढ़न चालू होती है, तो ये मैंने अभी तक के जो ट्रैक किया है उसमें से ये पहाड़ मुझे, ये किला थोड़ा सा उस मामले में बहुत ही डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि एक बार आपका असेंडिंग जो चालू होता है चढ़न, तो वो बीच में ऐसा प्लेटू कुछ आता ही नहीं है। तो ये स्लोप फिर कोई कई जगह पे स्टीप आएगा, हार्डली एक जगह पे छोटा सा प्लेटू आता है, अदरवाइज जो कंटिन्यू आपका चढ़न है असेंडिंग, वो अभी ये कैमरा है इसमें ये आपको स्लोप ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब चलते हैं तो सांस फूलने लगती है। और ये कंटिन्यूस, कहीं पे स्टेप है, कहीं पे वो पत्थर मिट्टी वाला रास्ता है, लेकिन कंटिन्यूस असेंडिंग ऑर्डर में ये चलते रहता है। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा टफ जाता है ट्रैक, मतलब चढ़ने के लिए। इस किले के बारे में कुछ पौराणिक किंवदंती या कथा, प्राचीन कथा कहते हैं। तो वही प्राचीन समय में ऋषि वशिष्ठ के एक शिष्य उस पर्वत पे रहते थे जहाँ वासोटा अभी स्थित है, इसलिए उन्होंने पर्वत का नाम अपने गुरु के नाम पर रखा। ऐसा कहा जाता है कि वशिष्ठ की उत्पत्ति से के बाद में वासोटा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन जो है वो वशिष्ठ से लेके वासोटा ऐसा हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में, जो पन्हाड़ा, आगे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में पन्हाड़ा तहसील है, जो पन्हाड़गढ़ है, उसके शिलाहार राजवंश के भोजराज द्वितीय सेकंड
जो कि कालखंड था 1178 से लेके 1193 तक उनके द्वारा किया गया था। लेकिन इसका कोई अभी ऐसा सबूत नहीं है। यह किला आदिल शाही के नियंत्रण में था। आदिल शाही की ओर से किले का प्रबंधन शिर्के फैमिली के ओर और फिर जावड़ी जो है ये प्रदेश उनके मोरे जो परिवार था उन्होंने किया। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा जावली पर कब्जा करने के बाद वासोटा लगभग आई थिंक 16 जून 1660 के समय तो वासोटा पर भगवा झंडा फहराया गया और किले का नाम वासोटा से व्याघ्रगढ़ रखा गया था। पनालागढ़ जो था उसकी घेराबंदी के दौरान राजापुर के अंग्रेज अधिकारियों ने सिद्दी जोहर की मदद करते हुए पनाला पर तोफे चलाई थी। राजापुर अभियान से मराठों ने राजापुर के किले को लूट लिया और वहां के ब्रिटिश अधिकारियों को बंदी बनाया। उस समय के अंग्रेजी जो अधिकारी थे ग्रिफरिथ, फारोन और सैमुअल, इनको 3 साल तक वासोटा पर कैद में रखा गया था। और कुछ डॉक्यूमेंट्स में उल्लेख है कि 1733 में चिपळूण के निकट गोवलकोट उर्फ गोविंदगढ़ अभियान के दौरान इस किले से कुछ बंदूकें भेजी गई थी। उत्तर पेशवाई में यह किला औन के प्रतिनिधियों के नियंत्रण में था। जब बाजीराव द्वितीय ने प्रतिनिधियों को कैद कर लिया तो पंत प्रतिनिधि की जो उपपत्नी ताई तेलिन या उनका टोपन नाम रमा बाई ने किले पर कब्जा कर लिया था, जो कि 1807 के समय, और फिर वो वहीं रहने लगे और प्रतिनिधियों को जेल से मुक्त कर दिया। बाद में दूसरे बाजीराव जो थे उन्होंने वासोटा को ले जाने का कार्य बापू गोखले 1808 को सौंपा। उन्होंने वासोटा पर चढ़ाई की और पुराने वासोटा से नए वासोटा की तरफ तोप दागी। ताई तेलिनी जो ने कहा किले पर 8 महीने तक युद्ध हुआ, लेकिन अंततः वह हार गई। हार के बाद में इस किले का उपयोग जेल के रूप में किया जाने लगा। 1817 में खड़की की लड़ाई में पेशवाओं की हार के बाद दूसरे बाजीराव छत्रपति प्रताप सिंह और उनके परिवार को सुरक्षा के लिए इस किले में लाया गया था। इसके बाद मराठाओं ने मद्रास के हंटर और मॉरिसन नाम के 2 ब्रिटिश अधिकारियों को पुणे जाते समय पकड़ लिया और वासोटा में कैद कर लिया। कान्होजी चौहान नामक एक बूढ़े सैनिक द्वारा उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती थी। अंततः पेशवाओं का जो पतन हुआ उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पुरस्कृत किया। यह आखिरी एंग्लो मराठा युद्ध यानी 1818 में तक मराठा के पास रहा। जनरल प्रिस्नल, एक अंग्रेज अधिकारी ने पुराने वासोटा पहाड़ी पर बंदूक तान दी और अपनी मारगिरी दैट इज 29 मार्च 1818 से किले पर कब्जा कर लिया। तो ये थोड़ा बहुत जो इतिहास है जो कि विकिपीडिया में हम
पढ़ पाते हैं। बाकी रेफरेंस के लिए आप बहुत सारी बुक्स है वो रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ों पे अलग अलग ओपिनियंस है। तो मैंने तो जो उपलब्ध जानकारी थी विकिपीडिया, उसके हवाले से ये डिटेल्स आपको बताया। और ये जो बीच बीच में थोड़ा बहुत थकान आता है तो रुकते चलना है, क्योंकि ट्रैकिंग जो ऐसा चीज़ है जो हर एक की अपनी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है। तो कोई जोर ज़बरदस्ती ऐसा ही चलो जल्दी चलो कुछ नहीं। जो आपका रिदम है, जो आपका स्पेस है, आपका स्पीड है, उस हिसाब से चलना है। यहाँ पे कोई रेस नहीं होता है। आप शांति से अपने रिदम से अपने स्पीड से चलेंगे तो ट्रैक बहुत आसान होता है। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे बच्चों से लेके काफ़ी ओल्ड एज तक के लोगों को भी देखा है, और बहुत हल्के लाइट वेट वाले से लेके बीच में मैं अभी यहाँ कहीं दिखेगा मेरे वीडियोस में एक दो काफ़ी बहुत अच्छी तरह से मतलब हेवी वेट्स लग रहे थे दिखने में, लेकिन उन्होंने भी ये ट्रैक कंप्लीट किया। भले ही थोड़ा टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे चल के वो, जब तक कि हम ऊपर जाके पूरा घूम फिर के नीचे जो फर्स्ट डिक्लाइन है वहाँ तक पहुँच गए थे, तो वो तब तक वहाँ नीचे से ऊपर आ गए थे। और दूसरी बात जो हमेशा कहता हूँ कि ट्रैकिंग के लिए जितना अर्ली मॉर्निंग, जब ठंड समय होता है, सनराइज से ज़्यादा 1-2 घंटे तक अगर ट्रैक करते हैं तो आपका जो इफ़र्ट्स है, जो सनराइज होने के बाद जितना लगता है उसके आधे इफ़र्ट्स में आपका ट्रैकिंग हो सकता है। इसीलिए जितना ठंड के समय आप मतलब लो टेम्परेचर में और कम धूप होती है उस समय अगर ट्रैक करते हैं तो आपके थकान के लिए उसका काफ़ी अच्छा हेल्प होता है। लेकिन जब तक हम ऊपर पहुंच गए थे तभी भी मैं जाके दिखाऊंगा ऊपर से, तो जो वाटर का जो बैक वाटर से जहाँ जिससे हम आते हैं तो उसमें पूरी लंबी लाइन लगी हुई थी जो नाव है उसकी। मतलब लोग आते ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 12-1 बजे तक लोग आते रहते। उसके बाद में तो उधर से फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है वहीं से एंट्री वो बंद कर देंगे, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली जो दिया हुआ समय है उसके बीच में जाके आपको नीचे वापस आना है। इस किले पे नाइट स्टे वगैरह नहीं होता है, क्योंकि ये घने जंगल के बीच में है और ये टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है। तो इस जंगल में जानवर है। अभी ये तो हम नया वासोटा पे ऊपर ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन पुराना जो वासोटा है उसके ऊपर स्ट्रिक्टली बंदी है। उस वासोटा पे जाके ट्रैकिंग वगैरह अलाउड ही नहीं है। किसी के परमिशन हो या कुछ भी हो, आपको वहाँ जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जान की जोखिम है। जंगली जानवर उस किले के ऊपर ज़्यादा है। सेकंडली, जो मैं हमेशा कहते आया हूँ, ट्रैकिंग के लिए आपके पास जो जूते हैं, आपके जो भी फुटवेयर आप पहनते हैं, उसका सोल जो है उसमें अच्छी ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो सह्याद्री रेंज है, इसमें अगर आपको ट्रैकिंग करना है तो जो CTR शूज़ आते हैं वो काफ़ी ज़रूरी है। ये यहाँ पे आप देखेंगे तो वायलेट कलर का ये
फूल्स आए हुए हैं। तो ये वाली वनस्पति यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। अभी तो बरसात ख़त्म जस्ट होती है, उसके बाद में ये पूरा जो वायलेट कलर से, उस कलर से पूरा पहाड़ रंग जाता है। ये सामने जो मैंने बोला था, ये जो बैक वाटर दिख रहा है, वहाँ से हमने ट्रेकिंग स्टार्ट किया था। अभी हम सेकंड लास्ट पीक पे है, लेकिन यहाँ पॉज करके जूम करके उस पानी में आप देखेंगे तो आपको पूरी ऐसी जो लाइन लगी हुई थी, एक के पीछे एक के पीछे एक, ऐसी जो नाव आ रही थी उधर से, थोड़ा यहाँ रुक के झूम करके आप देखेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि मेरा कैमरा जो झूम है उसका लिमिटेशन इतना ही है जिससे नहीं दिखाई देता है, लेकिन आप फर्दर वीडियो पॉज करके वो यहाँ पे देख सकते हैं। और जो मैं हमेशा की इसमें कहते आया हूँ कि जो यंगस्टर है उनका ये ट्रैकिंग में जो रुचि है वो काफ़ी देखी गई है। जितनी भी भीड़ मैंने देखी है पहाड़ों पे, उसमें 90% यंगस्टर है जो इधर अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में या जस्ट कॉलेज कंप्लीट करके 1-2 साल मतलब जॉब वगैरह कर रहे। तो ऐसे यंगस्टर्स काफ़ी मात्रा में इस अलग अलग जो डिफ़िकल्ट ट्रैक्स है वहाँ पे भी दिखाई देते हैं। और सेकेंडली क्रेज़ है उनके अंदर, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय से बोलते रहते हैं और ट्रैकिंग चालू रखते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और जब पहाड़ों पे आप जाते हैं, अलग अलग जगह से आपको कुछ हिस्ट्री के बारे में कोई बताता है तो उससे और आपका जो जोश है वो और दुगना होता है कि कितने कठिन समय में और इतने डिफ़िकल्ट जगहों पे उस वक्त जो पूर्वज थे अपने, उन्होंने किस तरह से स्वराज को आगे बढ़ाया। तो वो सब देख के और आपका जो जोश है वो और दुगना हो जाता है। कोई भी चीज़, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड के बारे में। तो जस्ट ए सेकंड लास्ट पीक के पहले ये छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा प्लेट्यू नज़र आता है। इसके बाद अभी मैं सामने दिखाऊंगा फिर से बिल्कुल खड़ी चढ़न स्टार्ट हो जाती है, वो आप सामने देखेंगे। तो अभी तो जस्ट हम 2-3 बोट ही पहुंच पाई थी, इसलिए भीड़ ज़्यादा नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पे वेटिंग आ जाता है, मतलब क्योंकि एट ए टाइम 2 लोग नहीं जा सकते, इस तरह का ये पैच है। मतलब इधर आने वाले और फिर उनको रोक के नीचे जाने वाले, इस तरह से यहाँ पे थोड़ा जाम लगता है। 1-1.5 घंटा आपका वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए जितना जल्दी पहुँच सकते हैं पहुँच जाना चाहिए। तो जैसे ये चढ़न ख़त्म होती है उसके बाद आप अभी किले के ऊपर पहुँच जाते हैं। तो जस्ट ये आखिरी चढ़न है और चढ़ते ही सामने फिर से एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ पे फिर आके थोड़ा सा आप रेस्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने बताया ये मंदिर है, उसके उस तरफ राइट साइड से जाएंगे तो आगे सदर है। तो वहाँ सदर में हम पूरे इकट्ठा होने का तय किया था। तो यहाँ से आगे की जो जानकारी है वो हमारे ऑर्गेनाइज़र जो थे ऋषि, क्योंकि उन्होंने एक कंटिन्यूस काफ़ी ट्रैक किया हुआ है
तो यहाँ पे वो थोड़ी जानकारी देंगे मराठी में, वो मैं ट्रांसलेट करके बीच बीच में आपको हिंदी में बताते जाऊंगा। तो ये है वो पॉइंट जहाँ पे हमने असेंबल होने का डिसाइड किया था। तो हे कुछ पडलेले अवशेष हे मेंबर्स पहुंच राजवाड्याचे चुके अवशेष हैं और कुछ मेंबर्स आएंगे, राजवाड्याचे अवशेष तब म्हणजे तक यहाँ वेट करेंगे और ऋषि के पास से कुछ तर जानकारी। आता आपण इथं जे बसलोय आणि आजूबाजूला जे तुम्हाला दिसतंय ना, तर हे राजवाड्याचे अवशेष आहे त्या काळाचे. आपण आता इथं जे बसलोय हा वरांडा आहे, म्हणजे याच्यामध्ये तुळशी वृंदावन, त्याच्यानंतर जुन्या काळी जे रांगोळ्या वगैरे काढल्या जायच्या किंवा स्त्रियांचे खेळ वगैरे व्हायचे, म्हणजे फुगडी झालं किंवा सणांच्या दिवशी, त्यासाठी हे होतं छोटं. पण म्हणजे याचा जास्त असा वापर झालेला नाही, कारण शिवाजी महाराजांनी याचा जास्त करून वापर फक्त कैद्यांना कैद करण्यासाठी म्हणजे जेलसारखाच वापर केलेला आहे, त्याच्यामुळे याचा जास्त वापर नाही आहे. आता आपण पलीकडच्या साईडला जाणार आहे बाबूकड्याच्या तिथं, तिथून तुम्हाला जुना वासोटा दिसल, मग तिथं बाकीची माहिती तुम्हाला तिथं सांगतो. तो ये था सदर, जिसका जानकारी आपने ऋषि के थ्रू सुना. फिर वहाँ से वापस आके अभी हम जा रहे हैं बाबू खड़ा जो है उस तरफ, जहाँ से इको अगर आप चुन्याचं गाणं म्हणजे आता आपण जे सिमेंट वापरतो बांधकामामध्ये, त्यावेळेस काय केलं जायचं, गूळ, चुना, त्याच्यानंतर मध, डाळ, त्याच्यानंतर विविध मातीचे पदार्थ होते, म्हणजे आपण जी चिकन माती, वाळू शोधतो, असे सगळं एकत्र मिश्रण करून ते बांधकामाच्या जे दोन दगड असायचे त्याच्यामध्ये जोडण्याचं काम करायचं. आता जर तुम्ही जर बघितलं ना किल्ल्यावर, तर दगड फुटलाय, पण ते जे मिश्रण आहे ना ते आहे तसंच आहे. आता तुम्ही हे दगड बघत असाल, आपण ज्या नॉर्मल विटा ज्या वापरतो त्या नॉर्मल विटा पूर्ण चौकोनी मिक्स करते थे, पूर्ण चौकोनी असतात, म्हणजे त्याला काय असं शेप वगैरे असं वेगळा नाही. याचं जर बघितलं ना तुम्ही, एक साइड मोठी आहे आणि एक साइड छोटी आहे. हे पण ज्यावेळेस आपण हे दगड भिंतीमध्ये बघतो ना, तर असाच दगड याच्या शेजारी उलटा ठेवला जातो, म्हणजे जर शत्रूनी इकडून जर हल्ला जर केला तर भिंत जर पलीकडच्या साईडला जरी गेली ना तरी कॉम्पॅक्ट होती, लूज पडत नाही. आता जर वीट जर आपण जर अशी जर ठेवली आणि इथून जर हल्ला केला तर वीट आहे तशी परत निघती. पण आता हाच दगड जर उलटा जर असेल एवढं, तर हा पॅच पुढे निघणार नाही, त्याच्यासाठी हा शेप दिलेला आहे. आता तुम्हाला त्या भिंतीचे दगड जरी चौकोनी जर दिसत जर असले ना, ते चौकोन नाहीत, त्याचा आकार असा आहे, म्हणजे पिरॅमिड वरून कट केल्यासारखं कसं होतं त्या टाईप आहे त्याचा. हा इंटरलॉकिंग आहे, म्हणजे हा इकडे ओढला आणि हा इकडे ओढला तर ते अजून पॅक होतात. तसं आपलं आताच्या जे विटा आहे दोन्ही वेगळ्या वेगळ्या साईडनी जर ओढले तर सेपरेट होतात, ते अजून लॉक होत जातात. आणि सिमेंटिंग मटेरियल जर तुम्हाला ते बघायचं जर असेल ना, तर आता आपण ज्यावेळेस मंदिराकडे जाणार आहे, इथं महादेवाचं मंदिर आहे मध्ये, त्याच्यामध्ये बघा दगड पूर्ण म्हणजे झीज झाली दगडाची, पण ते लेअर तसाच दिसतो एकदम. आता हे जे चाक आहे तसं याला बैल जुपला जायचा, त्याच्यामधून दाव पूर्ण हे केलं जायचं आणि बैलाला बांधलं जायचं. जर बैल जर अवेलेबल जर नसेल तर त्या काळात फक्त एवढं पूर्ण फक्त 2च माणसं ओढत होते, त्याच्यामुळे तुम्ही अंदाज लावू शकता की त्यांच्यामध्ये ताकद किती असेल त्यावेळेस. हे पूर्ण फिरवलं जायचं, असं नाही की बाबा एकदा फिरवलं लगेच मिश्रण तयार झालं. ते पूर्ण एकदम होमोजिनियस मिक्सचर होईपर्यंत आहे ना ते पूर्ण फिरवायचे. म्हणजे जर एकदा जर करायचं जर म्हटलं, एक जर मटेरियल जर तुम्ही जर टाकलं त्याच्यामध्ये 10 ते 12 वेळेस ज्यावेळेस रोटेशन व्हायचं ना, त्यावेळेस ते पूर्ण मिक्स व्हायचं, कारण त्याच्यामध्ये पूर्ण चिकट पदार्थ असायचे, ते त्याला चिटकायचे वगैरे, त्याच्यामुळे त्या दगडाची सुद्धा झीज झालेली आहे. और मेरे हर वीडियो में आपने सुना होगा कि एवढ्या लेवल पर्यंत पाणी आणणं शक्य नव्हतं, म्हणजे पाईपलाईन तर अवेलेबलच नव्हती त्यावेळेस. पण काय व्हायचं की वरच्या पाण्याचा जो झिरपा होणार आहे ते याच्यामध्ये साठवलं जायचं. त्यावेळेस अशा पाण्याच्या टाक्या बांधून ठेवलेल्या आहे, आणि ह्या टाक्यांचं वैशिष्ट्य असं आहे की याचं पूर्ण दगडी बांधकाम आहे. पाणी कितीही झिरपलं काही जरी झालं तरी 12 महिने या टाक्यांमध्ये पाणी असतं. आता जर तुम्ही कोणत्याही ऋतूमध्ये या इथं तुम्हाला पाणी भेटणार, आणि हे तेव्हापासून चालू आहे, म्हणजे त्याला कधी आजपर्यंत कधी आटलेलं नाहीये ते. आणि आता हे आपल्यामुळे घाण झालंय, बाकी काही नाहीये. त्यावेळेस ते पिण्यासाठी वापरायचं ते पाणी, पण आता इथं पूर्ण पावसाळ्यामध्ये बंदच असतं, त्याच्यामुळे ते कोणी नसतं काळजी घ्यायला, त्याच्यामुळे पाण्याची अशी अवस्था झाली. नाहीतर हे प्रॉपर पिण्याच्या पाण्याचे टाके होते त्यावेळेस. दिखाई देंगे.
और इसके आगे थोड़ा जाएंगे तो वहाँ से शुरू होता है बाबू खड़ा। तो ये सामने जो दिख रहा है ये पुराना वासोटा है सोमेश जहाँ की अभी एंट्री बैन है। और उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो गहरी खाई है जो कि ये कैमरा में हम कैप्चर नहीं कर पा रहे, लेकिन वो सीधा 800 मीटर का डीप है। मतलब वहाँ से अगर ऊपर से आदमी गिरा तो सीधा नीचे 800 फीट पे जाके मिलेगा। हा जो बीच में समोर कुछ जो है तुम्ही नहीं। बघताय ना, हा खरा जुना वासोटा आहे। एक बार सह्याद्री की तुम्हाला किसी भी बांधकाम रेंज दिसत में असेल बघा आप एक तिथं। हाइट पे पहुंच तर जाते ती हैं जेल होती त्या तो काळाची। वहां से आपको सगळे एक्चुअली कैदी जर महाराजांना जर असं जर वाटलं ना समझ में की आता बाबा है। आपल्याला और इंग्रज त्रास देत आहे किंवा पोर्तुगीज यही त्रास देत आहे, तर खासियत ज्यावेळेस है त्यांचे जहाज सह्याद्री की। यायचे बहुत से किनाऱ्यावर आए आपल्या, तर महाराज काय बाहर करायचे से त्यांना इथं लूटने आणून के कैद लिए, करायचे। लेकिन वो सह्याद्री वासोट्याचा को इतिहास समझ असा ही आहे नहीं की पाए वासोट्यावर आलेला क्योंकि कैदी परत कधीच हर मागे गेलेला नाही। पहाड़ के पीछे तो दूसरा आला इथंच मेला, पहाड़, उसके पुढे पीछे त्याचे काय तीसरा विधी तर पहाड़, त्यांच्या याच्यात और इस नव्हते तरह की समजा जो करायला, श्रृंखला है पण इथं तो आलेल्याचा उसमें शेवट वो इथंच होतो। कभी आणि अगोदर खोज ही नाही तिथून पाए रोड थे। होता जायला तो तिथपर्यंत, पण हम कसं ये काळानुरूप जो मातीची झीज इको झाली, पॉइंट है इथं यहाँ पुढं का, थोडी झीज यहाँ वगैरे से होऊन अभी ते पूर्ण ढासळलेलं आहे, इसका तुम्हाला इफेक्ट सुनेंगे। दिसतं ते कम से पूर्ण। कम त्याच्यामुळं ती अभी माइक वाट में बंद कितना झाली। कैप्चर आता हुआ जर है जायचं वो जर तो म्हटलं ना तिकडं, थोड़ा तर आपको पूर्ण फुल हा वॉल्यूम जंगल ट्रेक करके करत सुनना तिथपर्यंत जावं पड़ेगा। लागतं। लेकिन एक बार त्याची अगर difficulty घोषणा level देते हैं खूप आहे अच्छी आणि तरह तिथं से अस्वल, तो कोल्हे, कम से कम रिपीट में लांडगे आपको आणि बिबट्या स्लोली असे 6 से भरपूर प्राणी 7 बघायला बार भेटतात। आखिरी त्याच्यामुळे वाला वन विभाग वर्ड आपल्याला अलाउ सुनाई करत देता नाही। है। जर पकडलं तो अभी आपल्याला हम तिथं उसका तर आपल्याला एक्सपीरियंस पण यहाँ जेल लेंगे। हा, म्हणजे अगोदर जायचे लोक, आता समजा 4-5 वर्षापूर्वी होतं की बाबा जाणार स्वतःच्या रिस्कवर, पण आता कसं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थोडंसं कडक झालंय, त्याच्यामुळं त्यांनी ते चालू केलंय की आता नाहीच परमिशन नाहीच भेटत आहे, म्हणजे तुम्ही इलिगली कुठून तो पण अभी sign आणू यहाँ शकत से नाही आगे हम आपल्याला। वो इको जो तर है आता उसका ऐका, प्रॉपर आवाज एकदम सायलेन्स मेंटेन सुनेंगे। करा, तो थोड़ा एकदम सायलेन्स। वॉल्यूम बड़ा करके सुनिए। श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की परत एकदा ट्राय करू आपण। त्यांना सांग ऐक, आवाज एकदा आला, दोनदा आला, तीनदा आला मोजू नका, आणि आवाज आल्याच्या नंतर एकदा दोनदा असं मोजू नका, ऐका, फक्त मनातल्या मनात मोजा। धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की चार वेळेस छत्रपती शिवाजी महाराज की धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराज की जय। होपफुली आपको इको सुनाई दिया होगा, क्योंकि माइक का लिमिटेशन है, तो उसका एक्सपीरियंस वहाँ पे जाके लेना ही मतलब अलग उसमें मजा है। तो यहाँ पे चलते चलते कुछ पत्थर जो है उसमें एक छेद देखने को मिला। तो यहाँ पे ऋषि जानकारी दे रहा है कि हर एक शाही मतलब आदिल शाही, निजाम शाही, तो जिस जो थी तो हर एक के अपने अपने ध्वज थे। तो ये ध्वज फहराने के लिए इस पत्थर के अंदर वो पोल लगा के ध्वज फहराया जाता था, जैसे मराठों का भगवा ध्वज था। शिवाजी महाराजांचा झेंडा भगवा होता, मग ती एक साईन असायचं की बाबा हा किल्ला शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात आहे। अर्ध्यामध्ये जर झेंडा जर फडकवला तर ज्या वेळेस आता समजा जर शत्रूंनी जर बघितलं की अर्ध्याच्यात झेंडा फडकवलाय, असं एक वेळेस झालं होतं। तो बातों बातों में जो झंडा आधे पोल पे फहराया जाता था, तो यहाँ पे रामशेष जो किला था उसका भी जिक्र हुआ। 6 साल भी लड़ते लड़ते वो कैसे उसको जीत लिया। की आम्ही तुम्हाला अन्न देतो, कारण 4 ते 5 दिवस यांनी फक्त पाण्यावर काढलेले होते, तर ते अन्न घेऊन आले मुख्य द्वारावर
ते जी आपली प्रोसेस असते ती केली आणि जे किल्लेदार होते त्यांना ऑफर दिली की किल्ला आमच्या ताब्यात द्या, तुमचं पुढचं 2 महिन्याचं जे काय राशन असेल ते आम्ही घेऊन आलोय. पण ते एवढे म्हणजे अन्नाला जागणारे होते. संभाजी महाराजांचं खाल्लंय, शिवाजी महाराजांचा तो शब्द यहाँ पाळला. पे ऋषि ने ते जो उपाय किल्लेदार केले, थे पण त्यांनी तो उनकी किल्ला सोडला. ईमानदारी आणि के शेवटी बारे में मुघलाची जिक्र फौज किया परत है. रिटर्न गेली. मुगलों ने पण काफी 6 घूस वर्ष देने का लढत होता आणि 500 प्रयास मावळे किया लढत था, होते आणि तो लेकिन शेवटपर्यंत वो अजिंक्यच उससे राहिला. माने नहीं और आखिरी में रामशेष किले पर जीत हुई थी. अडचण आहे कुणाला. याचं कसं होतं की ज्यावेळेस मुघल फौज आली त्यांना आक्रमण करायचं होतं मोठमोठ्या किल्ल्यांवर, पण कसं पहिल्याच घासाला खडा लागायला नको म्हणून त्यांनी एक छोटा किल्ला निवडला. तर त्याच्यामध्ये मग मुघल सैनिक काय करायचे की पायथ्यापासून तोफेचा मारा करायचे किल्ल्यावर, पण ती रेंज पुरत नव्हती. कारण मराठे जे होते हे प्रत्येक वेळेस गनिमी कावेने हल्ला करणारे होते. तर ते काय करायचे, और जब तोफा भी जवळ येऊ कभी द्यायचे मराठों की आणि लड़ाई गोपनीय माहिती की सगळ्यांना. बात होती है गोपनीतून तो दगड उसमें फेकायचे फक्त. गनिमी दगड कावा फेकल्यानंतर यानी खालचे गोरिल्ला सैनिक पळून वार जाणार. तोफा पुढे जो आणून उपयोग नाही. उनका मग टेक्निक त्याच्यानंतर था उसका ज्यावेळेस जिक्र गोपनीतून नहीं फेकायला होगा, लागले ते, ऐसा मग हो ही ते नहीं सकता. आपण तो स्लाइडिंग ये करत गनिमी म्हणतो ना, कावा करके तसं किस तरह किल्ल्याच्या से जवळ यायला ट्राय केलं त्यांनी. म्हणजे तोफा आहे रामशेष तिथंच किला ठेवला. लड़ने के स्लाइडिंग करत लिए जवळ आले. कुछ पण मराठी तकनीक याला यूज पण किया जागून था, होते. मराठ्यांनी काय उसके केलेलं बारे में होतं, जिक्र अर्ध्या हो रहा है. रात्रीतून मोठमोठ्या अशा और आगे दगडूशेला चल गोळा के केलेल्या होत्या. नारियल का आणि जो जसे यूज ते जवळ करके आले कैसे एक जवळ आले देसी दिसले त्यांना, बम त्या बना फक्त के ढकलून दिल्या. जो मुगलों आगे ने कसे जो सपाट होऊन लकड़ी गेले. का बुरुज बनाया था त्याच्यानंतर उसको त्याच्यावर पण त्यांनी उद्ध्वस्त भरपूर काही किया. मार्ग काढले. इसके बारे में वरती आल्यानंतर मराठ्यांनी त्यांच्यावर कि गरम ये तेल टाकलं. कहानी ऋषि तिथं आपको पण ते मेले. बता रहा है. मग त्यांनी काय केलं की आता खालून तर आपल्याला आक्रमण करता येत नाहीये, तर त्यांनी काय ठरवलं की किल्ल्याच्या उंचीचा एक लाकडी बुरुज तयार करायचा. लाकडी बुरुज म्हणजे आता समजा एक डोंगरच तयार करायचा थोडक्यात लाकडाचा, आणि एका साईडनी पूर्ण असं आपल्या तोफावरती जातील अशा आणि त्या साईडला आणून ठेवायच्या. तर मराठ्यांनी काय केलं, त्यांच्या पूर्ण ते बुरुज तयार होऊन दिला. त्यावेळेस आपली दारुगोळ्याची क्षमता एवढी जास्त नव्हती की आपण त्यांच्यासारखी तोफे दारुगोळा भरून आपण अटॅक करू शकू. पण त्यावेळेस गावठी बॉम्ब असायचे. आता हे गावठी बॉम्ब हा शब्द नितीन बानगुड्यांच्या भाषणामध्ये तुम्ही ऐकलेला असेल जर कोणी. तर गावठी बॉम्ब म्हणजे काय, थोडक्यात आपण नारळ घेतो बघा विकत, तर त्याला एका साईडनी 2 होल असतात. पण कोणी बघित नाही आपण पूर्ण सोडल्यानंतर 3 दिसतात, अर्ध सोडल्यानंतर 2च दिसतात आपल्याला. तर त्यांनी काय केलं, अर्धवट सोललेले जे नारळ होते ना त्याच्यातले ते 2 होल खिळ्याने ठोकले. त्याच्यातलं नारळ ते पूर्ण म्हणजे वाळवून दिलं आणि त्याच्यामध्ये दारू भरली. दारू इतकी भरली की असं टाकलं तरी तो फुटन असा, आणि त्याला वात लावली. मग ज्यावेळेस त्यांचं पूर्ण झालं, बुरुज उभारला गेला. त्याच्यानंतर मग मराठ्यांनी काय केलं, रात्रीतून गेले. सैन्य पूर्ण मध्यधुंद अवस्थेत होतं, काही झोपलेलं होतं. त्यावेळेस काय केलं की आता समजा लाकडी बुरुज जर उभारलेलं जर असेल तर त्याच्यामध्ये गॅप असतो. हे नारळाचे जे त्यांनी ते बॉम्ब तयार केलेले होते ते त्याच्यामध्ये टाकले आणि पेटून दिले. फक्त 5 ते 10 मिनिटांमध्ये पूर्ण बुरुज कोसळला होता. आणि त्यावेळेस पूर्ण सैनिक मागं गेलं होतं आणि तेव्हा अजिंक्य राहिला होता रामशेष. जर बघितलं तर शेवटचा प्रयत्न बुरुजाचा होता, पण तिथे ते असफल ठरले आणि परत गेले. मग त्याच्यानंतर संभाजी महाराजांनी जे 9 वर्षात त्यांना सौकी पळ करून सोडले. तो ये थी अलग अलग तरह की उस समय की लड़ाई के अलग अलग जो किस्से थे, कहानी थी उसके बारे में. अब टाइम हो गया है किले से नीचे जाने के लिए, क्योंकि अभी नीचे से भीड़ काफ़ी आ रही है. तो ऑन द वे चलते चलते हमने एक शिव मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ पे दर्शन करके आगे के और एक जो बचा हुआ पॉइंट है जहाँ से कोकन वगैरह उस साइड का व्यूज़ आता है वो देख के और फिर वहाँ से हम वापस आएंगे और नीचे उतरने के लिए शुरुआत करेंगे.
तो अभी हम पहुंच गए हैं नागेश्वर शुल्का। शुल्का यानी जो सुई का जो टोक होता है उस तरह से बिल्कुल खड़ा जो पहाड़ होता है उसको बोलते हैं शुल्का, जो ये सामने दिख रहा है। तो ये 2 पॉइंट है, एक को ऋषि वृंदावन बोलते हैं, पीछे जो है वो जो नाग की जो फना होती है ऐसा दिखता है, इसलिए इसको नागेश्वर शुल्का कहते हैं। और यहाँ नीचे जो एक डार्क पोर्शन दिख रहा है तो उसमें एक्चुअली वो लेनी है, मतलब पहाड़ को अंदर से खोद के एक मंदिर जैसा बनाया हुआ है। तो वहाँ पे एक शिवलिंग है, तो उसके ऊपर अभी इतने ऊंचाई के ऊपर साल भर वहाँ उसके ऊपर पानी जो है वो गिरते रहता है। तो उसके बारे में काफ़ी खोज किया गया है, बट आज तक ये पता नहीं चल रहा है कि ये पानी आता कहाँ से है। तो ये कहानी मराठी में ऋषि हमको बता रहा है और अभी भी खोज जारी है। तो उसने प्रॉमिस किया है अगर कुछ जानकारी आती है तो वो हमें ज़रूर बताएगा। तो यहाँ पे साल में एक बार जो महाशिवरात्रि होती है उस समय बाकी पूरे लोगों के लिए ये बंद रहता है। यहाँ के जो लोकल गांव वाले लोग हैं, यहाँ करीब करीब 300-400 बोट लेके वो आते हैं और उस ऊपर जाके दर्शन वगैरह करते हैं। तर हा पूर्ण असा पलीकडच्या साईडनी ट्रेक येतो, जंगल ट्रेक। ह्या पट्ट्यातले जेवढे गाव आहे असे सगळे लोक 300 बोट करून महाशिवरात्रीच्या दिवशी तिकडे असतात। वासोटा वगैरे सगळं बंद असतं त्यावेळेस। ती यात्रा झाली की सगळे आपापल्या म्हणजे जे गावातले जे ग्राम दैवत आहेत मग त्यांच्या पूजेला जातात। ज्यावेळेस महाशिवरात्रीला तिथे यात्रा भरते त्यावेळेस। तो ये थी कुछ कहानियाँ। अब टाइम आ गया है नीचे जाने का। हम लोग सुबह बहुत जल्दी निकल के आए थे, अर्थिंग 7 बजे के करीब हमने ट्रैक चालू करके 9:30 बजे तक ऑलमोस्ट सब लोग पहुंच गए थे। लेकिन आप अब देख पा रहे होंगे भीड़ काफ़ी बढ़ गई है और यहाँ पे अभी जो फर्स्ट डिक्लाइंस वाला जो पोर्शन है जहाँ पे एट अ टाइम एक ही आदमी या तो आ सकता है जा सकता है, यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ा। तो नीचे आने के बाद वही अपना बोट्स नीचे ये पूरी लाइन लगी हुई थी। तो बोट हमारा जिससे हमने बोट हायर किया था वो इंतज़ार कर रहे थे। तो हमारा प्लास्टिक का चेकिंग वगैरह सब करके और किसी को भी फाइन नहीं लगा। हम लोग जो लेके गए थे उससे ज़्यादा ही वापस लेके आ गए। तो अभी रिटर्न जर्नी में भी सुबह थोड़ा धुंधला धुंधला सा क्लाइमेट था, वापस आने तक अच्छी धूप आ चुकी थी। तो ये था पूरा वासोटा किले का ट्रैक। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसे ही फिर मिलेंगे अगले किसी और ट्रैक पे। तब तक के लिए बाय।